थोड़े से पैसे के लिए जो अपना ईमान बेचते हैं, वे क्या समझेंगे पहाड़ों के लिए कुछ लोग क्यों अपनी जान देते हैं। हम जंगल, पहाड़ों को देखते हुए बड़े हुए। बचपन में इन पहाड़ों की कहानियाँ सुनते हुए हमारी रातें बीती। हमारे गांव के पास ही एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है, सारंडा। माँ बताती थी कि इसे 700 पहाड़ियों का जंगल कहा जाता है। यह भारत में झारखंड और उड़ीसा राज्य के बीच है। साल के पेड़ आदिवासियों के लिए पवित्र पेड़ है। हजारों सालों तक यहाँ लोग जंगल, जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य में जीते रहे हैं। जंगल और ज़मीन से आदिवासियों का एक गहरा रिश्ता है। इसने आदिवासियों को अपनी आज़ादी के साथ अपनी तरह जीने का ढंग दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासियों ने इस जंगल और इसके आसपास के इलाकों में अपने पुरखों की स्मृतियों के साथ जीवन जिया है। पहले वाला बूढ़ा बुजुर्ग लोग बसाए हैं गांव। गांव को बसाया तो इतना अच्छा गांव था। गांव का बीचों बीच दोनों तरफ 2 नदी है। साल में 2 बार खेती होती थी। वैसे ही खेती करते करते यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते आए। पर इधर स्थिति बदल गई है। सारंडा में लौह अयस्क के खान भी हैं और वैध और अवैध दोनों तरीके से यहाँ खनन जारी रहा है। खनन देश के विकास के लिए ज़रूरी है, ऐसा लोग कहते हैं। पर क्या आदिवासी इस देश के भीतर नहीं आते? देश के विकास की सारी कीमत आदिवासियों को ही क्यों चुकानी पड़ती है? मैं पूछती हूँ बच्चे से उसके गांव का पता। वह अपना सिर हिलाता है और कोई ट्रक दिखलाता है। किसी भी ट्रक से पूछ लो ना दाई, कहता है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट के साथ कई गांवों को लाद कर वह ट्रक जो रोज़ शहर की ओर जाता है, अब सिर्फ वही मेरे गांव का असली पता बताता है। सारंडा के भीतर और आसपास कई आदिवासी गांव हैं। कई गांव खनन के कारण विस्थापित होकर जंगल के भीतर बहुत दूर चले गए। उन्होंने अपने लिए नया गांव बसाया। कुछ गांव खनन क्षेत्र के आसपास ही हैं और उनका जीवन धूल, मिट्टी, प्रदूषण से भरा हुआ है। 100 साल से माइनिंग हो रहा है। ब्लास्टिंग से घर लगभग 10-15 जैसे तो क्रैक हुआ है। जब हम छोटे छोटे समय थे तो हरा भरा जंगल था। अभी जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी का स्रोत नीचे जा रहा है और बोरिंग सब में भी पानी नहीं रह रहा है। ऐसे गर्मी सीजन में खेती बहुत कम होता है। पहले जैसे होता है वैसे नहीं होता। अभी यहाँ पर ऐसे है कि गांव का लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर पलायन में जा रहे हैं। भागते हुए छोड़कर अपना घर, पुआल, मिट्टी और खपरे, पूछते हैं अक्सर, ओ शहर, क्या तुम कभी उजड़ते हो किसी विकास के नाम पर। सारंडा के इलाके में बहुत सी छोटी बड़ी कंपनियां लौह अयस्क के खनन का काम करती हैं और जब खनन बंद हो जाता है तो गड्ढों को खुला छोड़कर चली जाती हैं। बरसात में इसमें पानी भर जाता है, पर गांव जो उजड़ चुके होते हैं, जिनके घर टूट चुके होते हैं, पेड़ जो कट चुके होते हैं और लोग जो विस्थापित हो चुके होते हैं, उनके घाव कभी नहीं भरते।
आदिवासी क्षेत्र में माइनिंग होने से फ़ायदा तो नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। काहे कि वहाँ पे जो जंगल है, ज़मीन है, पेड़ पौधा है, पानी है, नाला झरना है, ये सब पूरा नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसीलिए फ़ायदा तो नहीं है। वे पेड़ों को बर्दाश्त नहीं करते, वे पेड़ों को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि उनकी जड़ें ज़मीन मांगती हैं। देश के विकास के लिए आदिवासियों ने सबसे अधिक कीमत चुकाई है और आज भी चुका रहे हैं। खनन से सिर्फ खनिजों का ही उत्खनन नहीं होता, लेकिन आदिवासियों के अस्तित्व का भी उत्खनन होता है। इसके लिए किसी एक देश की ज़रूरतें और बढ़ती मांगें ही नहीं, दूसरे देश जैसे जापान, यूके आदि देशों की मांगों को पूरा करने के लिए भी आदिवासियों के अस्तित्व का उत्खनन जारी रहता है। इसके खिलाफ आदिवासियों ने लगातार संघर्ष किया है और उनका प्रतिरोध आज भी जारी है। मेरे समझ में आदिवासी अस्तित्व और समाज और संस्कृति के लिए माइनिंग बहुत बड़ा खतरा है। इसका मुख्य कारण है कि माइनिंग से विस्थापन हो रहा है, हुआ भी काफ़ी, और अगले कुछ सालों में बहुत और हो सकता है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो खनिज संसाधन है इनका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, अभी भी बहुत ही वैल्यू है, और अगले सालों में मिनरल्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, इसका स्कैसिटी बढ़ता जा रहा है। तो इससे विस्थापन और माइनिंग का प्रेशर बढ़ता ही रहा है, और आदिवासी समाज और आदिवासी संस्कृति पूरा जल, जंगल, ज़मीन और पर्यावरण से आधारित है। उनका ज़मीन छीन लेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। वे हमारे सभ्य होने के इंतज़ार में हैं, वे हमारे सभ्य होने के इंतज़ार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के।